हेलो एवरीवन। यूपीएचसीएससी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब तक हम लोग 5 मॉक टेस्ट और साथ ही साथ आपके जो जीएस के टॉपिक हैं उनमें कई टॉपिक पर पूरा लेक्चर हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं और ये आपका मॉडल पेपर नंबर 6 होगा। यहाँ पर हम जीएस के कुछ ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में हैं और आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ये आपका मॉडल पेपर नंबर 6 है और इसमें सभी प्रश्न बहुत ही आवश्यक हैं। परीक्षा से पहले इसकी स्टडी आप जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखो, लगातार आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आपके लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे आप वेब एड्रेस कहते हैं। उसमें जो वेब एड्रेस लिखा जाता है उसे कहते क्या है, यानी कि वेब पृष्ठ पते के लिए क्या नाम होता है, प्रोटोकॉल, यूआरएल, डोमेन या फिर डायरेक्टरी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है यूआरएल, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगर हम वेब एड्रेस को देखें तो इस प्रकार से आपको वेब एड्रेस दिखाई देते हैं। सबसे पहले लिखा रहता है HTTP, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे प्रोटोकॉल। इसके बाद जैसे कि www.example.com ये कहा जाता है डोमेन नेम। इसके बाद स्लैश लगाकर कुछ लाइनें और लिखी होती हैं, इन्हें कहते हैं आप एक्सटेंशन। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वेबसाइट का कोई खास पोर्शन है वो चीज़ आपके सामने आ जाती है और ये पूरी चीज़ मिलकर URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, डाटा स्टोरेज के अधिक्रम में पहली इकाई क्या है। जो डाटा स्टोरेज होता है उसके सीक्वेंस में पहली इकाई को माना जाता है बिट्स, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूरा सीक्वेंस है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो बिट्स होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है। बिट्स से मिलकर बाइट्स बनते हैं। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 8 बिट्स मिलकर एक बाइट का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो बिट्स के बाद बाइट्स आता है, बाइट्स के बाद फील्ड्स, फिर रिकॉर्ड्स, फिर फाइलें और फिर डाटाबेस। यानी कि डेटाबेस जो होता है ना, ये डाटा स्टोरेज में सबसे बड़ी इकाई माना जाता है और बिट्स को सबसे छोटी इकाई के रूप में आप मान सकते हैं। ये सीक्वेंस है, कई बार एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लेता है। NTA UGC नेट की परीक्षा में 2017 में ये प्रश्न इसी प्रकार से पूछा गया था कि बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइलें और डेटाबेस में सही क्रम क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही क्रम है ये आपके सामने है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग होने के लिए USB का पूरा नाम क्या है। आपको कई बार एग्जाम में पूछा गया होगा कि USB का फुल फॉर्म बताइए। बस वही चीज़ यहाँ पर भी पूछी जा रही है कि USB का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो फ्रेंड्स, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। यानी कि संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना राष्ट्रपति अपनी मर्जी से निम्नलिखित में से किसको हटा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को, या फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका उत्तर क्या है। जी हाँ, विकल्प डी आपका सही है। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति संसद के स्वीकृत प्रस्ताव के बिना भी अपनी मर्जी से हटा सकता है। एग्जैक्टली राज्यपाल से संबंधित कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं समरी। जैसे कि अनुच्छेद 153 में व्यवस्था ये की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यपाल होते हैं ना, एक साथ 2 राज्यों का कार्यभार भी ग्रहण कर सकते हैं। अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 155 संबंधित है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि को निर्धारित किया गया है और अनुच्छेद 157 संबंधित है राज्यपाल बनने की योग्यता से। अनुच्छेद 159 संबंधित है शपथ संबंधित है ये, जिसमें राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 159 इसके बारे में है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को मिली क्षमादान आदि शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो ये सारे जो आर्टिकल हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक श्वसन तंत्र की तमाम बीमारियों का कारण होता है। श्वसन तंत्र की जो बीमारियां हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं PM पार्टिकुलेट मैटर की वजह से होता है और ये जो PM होते हैं ये पाए जाते हैं विलंबित सूक्ष्म कण में, यानी कि विकल्प सी आपका करेक्ट है। अब ये विलंबित सूक्ष्म कण होता क्या है, तो देखो फ्रेंड्स, वायुमंडल में निलंबित रहने वाले सूक्ष्म कणों को विलंबित सूक्ष्म कण कहा जाता है।
इन कणों को पार्टिकुलेट मैटर यानी कि पीएम भी कहा जाता है। ये कण धुएं और धुंध में पाए जाते हैं। इनका जो आकार होता है ना बहुत छोटा होता है, ये 2.5 माइक्रोन या उससे भी कम साइज के होते हैं। तो ये क्या होता है कि मतलब ये सीधे सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद हमारे जो फेफड़े होते हैं वो चोक होने लगते हैं। तो बहुत ही खतरनाक है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक रूप से, मतलब ये जो ना तो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है ना ही औद्योगिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, लेकिन है बड़ी खतरनाक। ये क्या करती है, ये जो आपका O3 है ना, ओजोन, इसको O2 में बदल देती है। तो ये है आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको CFC के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC एक सिंथेटिक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के परमाणु होते हैं। CFC कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है। इनका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर, एरोसोल स्प्रे, विलायक और फोम बनाने में किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ मुख्य बातें, जैसे कि CFC क्या है, ये हेलो कार्बन का एक वर्ग माना जाता है। CFC ओजोन परत को नष्ट करने के लिए जाने जाते हैं। CFC को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत बंद किया गया था। अब आपको बस ये बताना है, इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कब आयोजित किया गया था, कहाँ पर आयोजित किया गया था। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर लिखिए। अगर आपने इसके पहले का वीडियो वॉच किया है तो डेफिनेटली आप इसका उत्तर दे पाएंगे। CFC की जगह अब पहले क्या होता था, CFC प्रयोग में लाई जाती थी। अब इसकी जगह ना हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि इसमें H जोड़ दिया गया है, HCFC का प्रयोग अब किया जाता है। और जो CFC है ये गैर प्रतिक्रियाशील होते हैं और इनका काम ये है कि ये जो ओजोन परत है उसको बहुत अधिक क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि ये ओजोन O3 को O2 में बदल देते हैं, ऑक्सीजन में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा ईंधनों में कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है। तो देखो CNG, हाइड्रोजन और बायोगैस में सबसे अच्छा जो ईंधन माना गया है वो एथेनॉल को माना गया है, क्योंकि ये एक जैव ईंधन है, ठीक है, जिसकी वजह से इसे बेहतर माना जाता है। विकल्प C आपका करेक्ट है। तो एथेनॉल पर्यावरण के लिए सबसे अनुकूल है क्योंकि यह एक नवीकरणीय ईंधन है और यह कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता है। एथेनॉल को गैसोलीन में मिलाया जाता है जिससे वायु प्रदूषण कम होता है। एथेनॉल को बायोमास से बनाया जाता है जो पौधों की सामग्री होती है, और एथेनॉल का इस्तेमाल करके ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाई जा सकती है। विदेशी तेल पर निर्भरता को कम किया जा सकता है, हालांकि ये अभी बहुत अधिक प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा नहीं है, यानी कि कौन सा रोग ऐसा है जो कि पानी के द्वारा नहीं होता है। टाइफाइड के कारण भी गंदा पानी होता है, हेपेटाइटिस भी और हैजा भी। डेंगू का कारण क्या होता है, डेंगू का कारण होता है ये वाला खतरनाक वाला मच्छर भाई साहब, और एक बार ये बीमारी हो जाना तो मतलब बहुत ही पेन होता है, भगवान न करे ये बीमारी किसी को हो। खैर, ये जो डेंगू का वायरस होता है ना, ये एडीज प्रजाति के मच्छरों के काटने से फैलता है। ये एडीज हैं, ठीक है। तो पूरा नाम होता है एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपेक्टस। ये दो प्रकार के मच्छर होते हैं जिनकी वजह से डेंगू फैलता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने के बजाय निम्नलिखित में से कौन सद आचरण पर्यंत पद पर रहता है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति जी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। राज्यपाल तो भाई साहब राष्ट्रपति पर आश्रित रहते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है। महान्यायवादी भी, लेकिन जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, ये जो है ना, यही आपका आंसर बनेगा विकल्प C, ध्यान देना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं ना, ये सद आचरण पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, राष्ट्रपति इनको नहीं हटा सकते हैं। विकल्प C आपका सही है। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उस उच्च न्यायपालिका के यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह मशवरे की बात की जाती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 214 से लेकर 232 के बीच में किया गया है। ये याद रखना, हाई कोर्ट का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 214 से 232 के बीच में आपको मिलता है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य किस चीज़ को संकेंद्रित करके अच्छी तरीके से आप पूरी कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें वैल्यू एजुकेशन, मूल्य शिक्षा के बारे में, तो ये तो पूरी होगी भाई साहब मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से, यानी कि विकल्प C आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन C को सही मानिएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो देखो बात हो रही है यहाँ पर पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में। इसमें कौन से लोगों ने भाग लिया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू तो गए नहीं, महात्मा गांधी भी नहीं गए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी नहीं गए, गए थे मौलाना मोहम्मद अली। विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? नवंबर 1930 में लंदन में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कब हुआ था? नवंबर 1930 में। यह सम्मेलन 13 जनवरी 1931 को समाप्त हुआ था और इस सम्मेलन का मकसद साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करना था। इस सम्मेलन में देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। कुछ खास बातें। पहली बात यह कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम याद रखना, आगे इनका नाम आपको फिर से मिलेगा। इन्होंने सांप्रदायिक पंचाड कम्युनल अवार्ड को पेश किया था, जिसमें अछूतों के लिए इन्होंने एक पृथक निर्वाचन के लिए व्यवस्था की थी। और इस सम्मेलन में अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के 57 राजनीतिक नेता और रियासतों के 16 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और व्यापारी नेताओं ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए एक अलग दर्जे की मांग की थी और एनी बेसेंट कांग्रेस की सदस्य के तौर पर शामिल हुई थी। इस सम्मेलन में राधाबाई सुब्रमण्यम और बेगम शाह नवाज खान ने महिला प्रतिनिधियों के तौर पर पार्टिसिपेट किया था। सारी बातें क्लियर। इंपॉर्टेंट क्या है? अध्यक्षता किसने की थी? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय को घोषित किया? अभी मैंने आपको बताया था ना, कम्युनल अवार्ड को किसने घोषित किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने। विकल्प ए सही है। इसके बाद है अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। किसके लिए? मुसलमानों के लिए नहीं बनाया गया, भारतीय ईसाइयों के लिए नहीं बनाया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था अछूतों के लिए। विकल्प डी सही है। ये प्रश्न आपका पूछा गया था यूजीसी नेट 2017 में। ठीक है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा? दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा, बाबू जगजीवन जी द्वारा, एन.एस. काजरोलकर के द्वारा, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। सही जवाब विकल्प ए है, डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? दिल्ली, नासिक, पटना या लाहौर में? तो ध्यान देना फ्रेंड्स कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो पहली बैठक हुई थी ये पटना में हुई थी। कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। ध्यान देना। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होगा, पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2024 में कहाँ पर किया गया? ये आपका लेटेस्ट करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला है तो इंपॉर्टेंट है। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2024 में किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 7 नवंबर 2024 को किस लेखक की किताब, ये किताब चर्चा में रही थी, बहुत विवाद में रही थी, द सैटेनिक वर्सेस, ये किताब, इस पर जो है राजीव गांधी सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था इसके आयात पर। फिलहाल 36 सालों के बाद ये जो प्रतिबंध था हटा दिया गया है। तो प्रश्न ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 को किस लेखक की किताब द सैटेनिक वर्सेस पर 36 साल से लगा था आयात प्रतिबंध, इंपोर्ट करने पर जो प्रतिबंध लगा था उसको हटा दिया है। तो ये किताब लिखी गई है सलमान रुश्दी के द्वारा। विकल्प सी आपका करेक्ट है। कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? देखो फ्रेंड्स, कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार पहली बार दिया गया था इसे रवीश कुमार को, दूसरी बार दिया गया था निखिल बागले को, तीसरी बार दिया गया था इसे अजीत अंजुम को, और अब 2024 का जो पुरस्कार है ये प्रदान किया गया है उर्मिलेश को। उर्मिलेश का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और एक अच्छे पत्रकार भी ये माने जाते हैं। फुटबॉल का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाने वाला बैलन डी ओर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? बैलन डी ओर 2024। तो फ्रेंड्स ये दिया गया है किसको? रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को, लियोनेल मेसी को, एताना बोनमाटी को। तो आपको बता दें कि फुटबॉल का सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है बैलन डी ओर को। पुरुष वर्ग में ये पुरस्कार दिया गया है रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को और महिला वर्ग में ये पुरस्कार मिला है एताना बोनमाटी को। ठीक है। तो रॉड्रिगो हर्नांडेज कैस्केंटे को रॉड्री के नाम से भी जाना जाता है, ये स्पेन के हैं। साथ ही साथ एताना बोनमाटी, इन्होंने महिला वर्ग में ये पुरस्कार अपने नाम किया है, ये भी स्पेन के हैं और महिला वर्ग में ये पुरस्कार कहा जाता है बैलन डी ओर फेमिनिन। क्या कहा जाता है? बैलन डी ओर फेमिनिन। 2024 का बुकर पुरस्कार फिक्शन का आर्बिटल नामक किताब को दिया गया है। ये किताब काफ़ी चर्चा में रही थी, आर्बिटल। तो प्रश्न ये है कि आर्बिटल की लेखिका कौन है?
ऑर्बिटल को ही 2024 का बुकर प्राइज प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसकी लेखिका है सामांथा हार्वे। ये जानी मानी लेखिका है, कहाँ की हैं? तो दोस्तों ये ब्रिटेन की हैं। ठीक है, और एक बात और भी कि अगर बात यहाँ पर हो रही है बुकर पुरस्कार के बारे में, तो बुकर पुरस्कार और साथ ही साथ इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दोनों पढ़ लेते हैं। तो बुकर पुरस्कार तो दिया गया था सामांथा हार्वे को, लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के बारे में, तो जेनी एर्पनबेक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक कैरोस को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, एक है इंटरनेशनल, एक है बुकर पुरस्कार। तो जो इंटरनेशनल वाला होता है ना, ये किताब किसी भी भाषा में लिखी गई होती है, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद इसका जरूरी होता है। तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है कैरोस किताब को, लेखिका जेनी एर्पनबेक हैं, जबकि बुकर पुरस्कार दिया गया है सामांथा हार्वे की किताब ऑर्बिटल को। इसके बाद भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? यहाँ पर देखो 4 प्रश्न बन सकते थे, क्योंकि चारों ही नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं आपके विकल्प में। तो फिलहाल तो आपको बता दें कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बने हैं CAG, ये नए वाले कौन बने हैं? अभी तक कौन थे? अभी तक तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, उनका स्थान ले लिया है के संजय मूर्ति ने। के संजय मूर्ति ने ले लिया है। यहाँ पर देखो जो बाकी विकल्प हैं, खास तौर से C और D वाले विकल्प, तो याद रखिएगा के सिवन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं S सोमनाथ के बाद जो नए अध्यक्ष बने हैं इसरो के, ये हैं V नारायणन। नाम याद रखिएगा, ये इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं, चेयरमैन बने हैं। और संजय मल्होत्रा, ये जो हैं RBI के 26वें नंबर के गवर्नर बन गए हैं। संजय मल्होत्रा, इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है। तो चारों विकल्प आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात हो रही है CAG के बारे में, तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो जाए, तक रहता है। और CAG का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 148 में आपको मिलेगा। CAG का काम क्या होता है? CAG जो है ना, भारत सरकार की जो रिपोर्ट होगी वो राष्ट्रपति को देंगे, और राज्य सरकार की रिपोर्ट जो होगी वो राज्यपाल को देते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है CAG से संबंधित। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। प्रतिदिन आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर। तो बस वही प्रयास हमारा है कि आपको कम समय में बहुत ही हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाए जाएँ, जिसमें आपकी थियरी और MCQs प्लस प्रैक्टिस सेट सब कुछ प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश ज्वाइन कर लीजिएगा। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, बशर्ते कि आपका सहयोग मिलता रहे। लाइक और शेयर आप लोग कर दीजिए बस। थैंक यू।